इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। और अब वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे एल्विश यादव की। एल्विश यादव से ईडी की पूछताछ की है और ईडी ने पूछताछ की एल्विश यादव से। लखनऊ में सांपों के जहर समेत कई मुद्दों पर ईडी ने तलब किया एल्विश यादव को। पूछताछ के दौरान एल्विश यादव ने ईडी को घोलमोल करके जवाब दिया है। सांपों के जहर मामले में एल्विश ने बताया कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए सांपों को गले में डालकर घूमते थे। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए जो है हम चर्चा करेंगे। नोएडा, लखनऊ और गुरुग्राम से हमारे रिपोर्टर जो है हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले लखनऊ से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 23 जुलाई वक्त सुबह 10:32। ये वो वक्त था जब बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव ईडी के सामने पेश हुए और शाम लगभग 6:37। ये वो वक्त था जब ईडी ने एल्विश यादव को रिहा किया। ये 9 घंटे का वो दौर था जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की 4 दीवारी में एल्विश यादव कैद थे और सवालों के कटघरे में थे। दरअसल ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें एल्विश यादव को ईडी ने समन जारी किया था। पहला समन जब जारी हुआ था तो एल्विश यादव ईडी के सामने पेश नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा समन जारी होने के बाद कल एल्विश यादव प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोन के ऑफिस में पेश हुआ और अधिकारियों के साथ वार्तालाप हुई। लगातार सवालात का दौर 9 घंटे चला। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला 2023 की नवंबर माह में शुरू हुआ था, जब एक एनजीओ ने नोएडा पुलिस को एक स्टिंग ऑपरेशन करके दिया और उसके बाद नोएडा पुलिस ने जब साक्ष्य इकट्ठा कर लिए, नोएडा के सेक्टर 39-49 में नोएडा पुलिस ने रेड की और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उन 5 अभियुक्तों के साथ में अलग अलग प्रजाति के सांप पाए गए। वहीं से ये मामला तूल पकड़ा और एल्विश यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ वन जीव अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50 और 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये सभी धाराएं गैर जमानती थीं। हालांकि एल्विश यादव को जमानत दे दी गई, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो मामला सामने आया, सांपों की तस्करी करके उसको रेव पार्टियों में बतौर ड्रग्स सप्लाई करने का ये पूरा प्रकरण था। एल्विश की महंगी लाइफस्टाइल के बारे में जब पूछा गया तो एल्विश यादव कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि ईडी और एल्विश के दौरान जो वार्तालाप हुई उससे ईडी अभी संतुष्ट नहीं है और जल्द ही एल्विश यादव को फिर से तलब किया जा सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ इंडिया न्यूज के लिए एहसन रिजवी। तो 23 जुलाई को एल्विश यादव से ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। कई सवालों के गोलमोल जवाब देते हुए एल्विश यादव नजर आए और इसके साथ ही एल्विश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। उसके बाद रिपोर्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जो उन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट करा, अभी वो बताएंगे। सर आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था, एक ही बार बुलाया ना, एक बार कोर्ट में मामला जी, कोर्ट वाले बताएंगे। अभी लाया तो गया है मैम, मैं कैसे बताऊंगा, पहली बार आया ना, थोड़ा सा जगह दोगे तो मैं अंदर भी जाऊंगा। रख चुका मैं बात, ठीक है, बाकी वो बताएंगे जी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी सारी चीजें वो बताएंगे। मैं बार बार सेम चीज रिपीट नहीं कर सकता। जो उन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट करा, अभी वो बताएंगे। सर आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता एहसान रिजवी जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हरियाणा से हमारे साथ साउथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हुए, चूंकि लखनऊ में ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की, एहसान रिजवी क्या जानकारी आपके पास, कौन कौन से सवाल ईडी की तरफ से किए गए, किस किस का जवाब एल्विश यादव ने दिया है, किस किस का जवाब गोलमोल तरीके से दिया गया है, क्या कुछ रहा है पूछताछ में?
एहसन, आप खुद को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एहसन, आपको सवाल सुनाई दिया है या मैं रिपीट करूं? 23 जुलाई को एल्विश यादव से पूछताछ हुई है ईडी की। ईडी ने पूछताछ की, क्या कुछ उसमें रहा है, क्या कुछ सवाल ईडी की तरफ से किए गए हैं? ठीक है, तकनीकी दिक्कतों की वजह से एहसन की आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच रही है। और महेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि 17 मार्च का वो दिन जब एल्विश यादव पर शिकंजा लगातार गहराना शुरू हुआ, गिरफ्तारी हुई, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? चूंकि नोएडा से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद फिर पता चला हरियाणा में भी जो है केस दर्ज है फाजिलपुरिया और इसके साथ ही एल्विश यादव के खिलाफ। फिलहाल नोएडा में जिस तरह से मामला दर्ज हुआ उसके बाद से क्या जानकारी, किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, देखिए, जो एल्विश यादव है एक तरीके से यूट्यूबर है और हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में काफी फेमस है। पहला मुकदमा इसके ऊपर नवंबर 2023 में हुआ था, थाना 49 में। उस मुकदमे में साफ तौर पे लिखा था कि एल्विश यादव और अपने 5 साथी है, वो जो जहरीले सांप होते हैं, उनके जहर है, वो पार्टी के लिए फार्म हाउस में उपलब्ध कराते हैं। चाहे नोएडा के फार्म हाउस की बात करें, गुड़गांव के फार्म हाउस की बात करें, हरियाणा के फार्म हाउस की बात करें, तमाम फार्म हाउस में जो सपेरे होते हैं वो राहुल यादव के संपर्क में रहते हैं और राहुल यादव एल्विश यादव के संपर्क में होता है। और ये तमाम बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें विदेशी लोग भी आते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। और जो सांप का जहर होता है उसका इस्तेमाल ये नशे के लिए करते हैं। तो जब ये मुकदमा लिखा गया तो कहीं ना कहीं बात बहुत दूर तक गई। बताया गया कि जिन्होंने मुकदमा लिखवाया था वो पीएफए के सदस्य थे, यानी कि पीपल फॉर एनिमल। ये मेनका गांधी एक एनजीओ चलाती है जो गौरव गुप्ता है, उन्होंने थाना 49 में एक मुकदमा दर्ज करा था। बकायदा उन्होंने एक स्टिंग किया था, स्टिंग में साफ उन्होंने दिखा था किस तरीके से जो एल्विश यादव का दोस्त है राहुल यादव, वो उससे बातचीत कर रहा था और ये कह रहा था कि देखिए आप पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, सारे सांप हम आपके प्रोवाइड करा देंगे, चाहे वो कोबरा हो या जहरीले सांप हो, किंग कोबरा हो, तमाम जो जहरीले प्रजाति के सांप होते हैं या जो विलुप्त सांप होते जा रहे हैं, उन सभी के जहर ये उपलब्ध करा देंगे। पूरी जो चीज है उसने अपने फोन कॉल में रिकॉर्ड कर दी थी। पुलिस जब इसके साथ एक नोएडा के बैंक्वेट हॉल में गई तो पुलिस ने देखा किस तरीके से वहां कुछ सपेरे वहां मौजूद थे, वहां कोबरा सांप मौजूद था, 2 मुआ सांप मौजूद था, जो कि बिल्कुल तरह से इलीगल तरीके से उनको वहां लाया गया था। उसके बाद जो एल्विश यादव और जो उसके तमाम साथी है उनको पुलिस ने नवंबर माह में बुलाया, उसके बाद पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मामला तूल जब पकड़ा जब 2024 मार्च में 17 मार्च को पुलिस ने दोबारा एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 1 सप्ताह तक जो एल्विश यादव है वो जेल में रहे, उसके बाद उनको जमानत मिली। पुलिस का साफ तौर पे कहना था कि देखिए हमने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। एल्विश यादव, उसके जो तमाम साथी थे, चाहे जो उसके साथ वीडियो बनाते थे उनकी बात करें और राहुल यादव की बात करें, यही बताया जा रहा था कि पहले भी इस तरह के जो फंक्शन है, यानी कि इस तरह की जो रेप पार्टी का ऑर्गेनाइज कराते थे जहां विदेशी मेहमान आते थे, कई बड़े घरानों के लोग आते थे, वो सांपों को जहर का जो निकाल कर उसका इस्तेमाल नशे के लिए करते थे। तो इन सारी चीजों को उन चार्जशीट में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है महेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से एहसन का रुख करूंगी। चूंकि लखनऊ में ईडी ने पूछताछ की है अब जो है एल्विश यादव से, ऐसे में एहसन क्या जानकारी है, कौन कौन से सवाल ईडी की तरफ से किए गए हैं, किस किस का जवाब एल्विश यादव ने दिया है, किस किस का जवाब नहीं मिल पाया है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए 9 घंटे की पूछताछ हुई और बहुत से सवाल ईडी द्वारा दागे गए, लेकिन किसी भी सवाल का उस तरह से जवाब एल्विश यादव द्वारा नहीं दिया गया जो ईडी को संतुष्ट कर दे। सबसे पहले आपको बता दें कि वो सवाल किया गया कि कोबरा कांड में यूट्यूबर एल्विश यादव और परिवर्तन निदेशालय के अफसरों ने बातचीत करी, और दूसरी बात है कि अधिकारियों ने एल्विश यादव से पूछा कि सांप की सप्लाई में कौन कौन सम्मिलित था और उनका किस तरह का कनेक्शन था। और सबसे बड़ी बात कि एल्विश यादव ने खुद को सांप के तस्करी के मामले में संलिप्तता नहीं बताई है, बेगुनाह बताया है खुद को। और दूसरी बात कि अफसरों ने बैंक के खातों के बारे में पूछा, दस्तावेजों के बारे में पूछा, विदेशी फंडिंग के बारे में पूछा, और गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, महंगा लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियां और विदेशी यात्राओं के बारे में पूछा। इसके बारे में भी एल्विश यादव ने कुछ सटीक जवाब नहीं दिए हैं परिवर्तन निदेशालय को। एनसीआर में होने वाली रेप पार्टियों के बारे में
ईडी ने एलविश यादव को सवालात किए और एलविश यादव ने इस बात पर कहा कि वो वहां पे केवल मौज मस्ती के लिए जाता था और जो इस फाजिल प्रिया के गाने में 32 बोर गाने में जो एलविश यादव के स्टाफ में गले में सांप दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर भी ईडी ने जो है वो एलविश यादव से पूछा और एलविश यादव ने ये बताया कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, इस तरह के स्टंट के लिए एलविश यादव या उसकी किसी भी टीम ने सरकारी अनुमति नहीं ली थी और इस पूरे प्रकरण में इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। पूछताछ के दौरान जो सांप इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया है, जो एलविश यादव के गले में देखा जा रहा था, उसको कहां से लाया गया, उसको किसने प्रोवाइड कराया, ये सारी चीजों का भी जवाब एलविश यादव नहीं दे पाया और ईडी ने जो कुछ सवाल किए थे इन सभी सवालों की एक कह सकते हैं फेहरिस्त एलविश यादव को दी है और एलविश यादव को कुछ समय दिया है ताकि एलविश यादव सभी जवाब एक जोड़ा दे सके, सभी सवालों के जवाबों का एक जोड़ा ईडी को दे सके। और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है कि जो पूछताछ चली है इससे ईडी संतुष्ट नहीं है और जल्द ही एलविश यादव को समन भेजा जा सकता है। और इससे पहले अब इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए समझते हैं कि आखिर वजह क्या थी। नवंबर महीने में एक एनजीओ ने स्टिंग ऑपरेशन करके नोएडा पुलिस को साक्ष्य सौंपे। साक्ष्य मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में रेड मारी थी और रेड में तकरीबन 5 लोगों को गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अलग अलग प्रजाति के सांप पाए गए थे, जिसके बाद एलविश यादव पर भी केस दर्ज किया गया था और इन सभी के खिलाफ वन जीव अधिनियम एक्ट के तहत धारा 9, धारा 39, धारा 48, धारा 49, धारा 51, धारा 50 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और ये पूरा जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन एक अदालत ने एलविश यादव को गिरफ्तारी के बाद जमानत भी सौंप दी थी। बिल्कुल लौटूंगी हसन आपके पास में और गुलशन आपका रुख करते हुए, चूंकि जब ये मामला उजागर हुआ उसके बाद ये पता चला कि हरियाणा में भी एलविश यादव के खिलाफ मुकदमा पहले से दर्ज है। कौन से थाने में वो मुकदमा दर्ज हुआ था और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो हरियाणा पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया था? कार्रवाई की भी गई थी या सिर्फ खाना पूर्ति था? देखिए बिल्कुल, हालांकि हरियाणा पुलिस की तरफ से उसे डिटेन जरूर किया गया था और क्योंकि इस पूरे मामले में एलविश यादव ने एक यूट्यूबर को थप्पड़ मारा था और उसके बाद उस यूट्यूबर की तरफ से एक शिकायत दी गई थी और फिर गुड़गांव पुलिस हरकत में आई थी और उसके बाद उसे डिटेन करके कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि उसे उस समय ही जमानत मिल गई थी, लेकिन एलविश यादव लगातार सुर्खियों में रहता है जब से OTT2 के विनर हुआ है और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मामला जो है उसका खुलकर सामने आ रहा है, चाहे वो थप्पड़ के विवादों के कारण हो या फिर जो सांपों की तस्करी के मामले में हो, अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो। क्योंकि गुड़गांव दिल्ली NCR में जो रेप पार्टियां होती थी उस रेप पार्टियों में जो एलविश यादव है वो वहां पर सांपों की तस्करी करके ड्रग्स सप्लाई करता था, ऐसा उस पर आरोप लगा था। और इस मामले में पीपुल्स फॉर एनिमल एक संस्था है, उन्होंने नोएडा पुलिस को एक शिकायत भी दी थी और गुप्त जानकारी दी थी कि इस रेप पार्टी में जो है इस तरह से सांपों की तस्करी करके ड्रग्स चल रहा है। तो वहां पर जब रेड की गई तो उसके बाद कुछ लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला सामने आया था कि एलविश यादव ही इस पूरे तस्करी के पीछे उसका हाथ है, वही सांपों की तस्करी करता है और वही ड्रग्स सप्लाई करता है। क्योंकि 100 गज के मकान में रहने वाला वजीराबाद गांव में और आज उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है जो चल रहा है, जो कि ईडी ने कल पूछताछ भी की है लखनऊ में कि किस तरह से उसने इतना धन कमाया, ये जो पैसा है उसके अकाउंट में कैसे आया और जो विदेशी यात्राएं करता है, जो लग्जरी गाड़ियां जो लेकर घूमता है, वो आखिरकार पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि कम समय में इतना ज़्यादा पैसा कमाना और कैसे उसने पैसा कमाया, ये सारी चीज़ों की जानकारी अब ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन ज़रूर हम कह सकते हैं कि एलविश यादव शॉर्टकट में अपने आप को एक अमीर बनना चाहता था और उस अमीरी का कारण आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब एक के बाद एक मामले जो है एलविश यादव के खिलाफ खुल रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले में ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि पूछताछ लंबी चली है, लगभग 6 से 8 घंटे की पूछताछ चल रही है
और उस 8 घंटे में क्या कुछ एल्विश यादव ने जवाब दिया है, क्योंकि मीडिया के सामने वो बोलता नहीं है। जब भी उसके सामने मीडिया कैमरा लगाती है, माइक आईडी लगाती है, तो वो ये जरूर कहता है कि जिस संदर्भ में मैं आया हूँ यहाँ, मैंने अपनी पूरी जानकारी दे दी है। और आज भी आपने देखने को मिला जब लखनऊ में मीडिया लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ईडी के सामने उसने क्या कुछ बातें कही हैं, लेकिन वो बातें बताने से मना कर रहा है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांपों की उसने तस्करी की है, कितने सांपों की अब तक तस्करी की है, कितने ड्रग्स जो है उसने अब तक सप्लाई किए हैं, इन सभी चीज़ों की भी क्या जानकारी ईडी ने जुटाई है। और सबसे बड़ी बात जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इतना सारा जो पैसा है वो कैसे इकट्ठा किया गया, कम समय में इतने पैसे कैसे कमाए गए, इन सब की जानकारी फिलहाल ईडी जुटा रही है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि एल्विश यादव लगातार सुर्खियों में रहता है। और यूट्यूबर पे हम जब भी यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखते हैं तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से वो बेबाक होता हुआ अपने बयानों को देते हुए नजर आता है। तो अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहती है, ईडी अब क्या कुछ आगे उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि एल्विश यादव की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। एक तरफ जहां सांपों की तस्करी का मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उसके खिलाफ बिल्कुल निश्चित ईडी तौर द्वारा पर जो है महेंद्र, जांच मैं की जा आपका रही है। रुख करूंगी, चूंकि नोएडा में जब ये पूरा मामला दर्ज हुआ, नोएडा से ही गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो है एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से नोएडा में जो है एल्विश यादव का जाल बिछा, ये जरा आप बताएं। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 2023 नवंबर माह में थाना 39 में एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें आखिरी पन्ने में एल्विश यादव का नाम जिक्र होता है। उसके बाद ये मामला काफी हाई प्रोफाइल बन जाता है। उस मुकदमे में साफ तौर पे लिखा जाता है गौरव गुप्ता के नाम से, जो कि पीएफए का सदस्य है। उसने साफ तौर पे कहा कि जो एल्विश यादव है अपने रसूख का फायदा उठाकर तमाम ऐसी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है जहां सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता है नशे के लिए। इस मामले में गौरव गुप्ता ने एक स्टिंग भी किया, तो उसने बातचीत की, एक ऑडियो भी पुलिस को दी थी। पुलिस ने तमाम चीजों को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव, उसके साथी विनय कटियार, उसको बुलाया था, तमाम लोगों को बुलाया था, बाद पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया था। फिर 2024 मार्च में एक बार फिर से जब यह मामला तूल पकड़ा था कि एल्विश यादव ने एक यूट्यूबर को थप्पड़ मारा था, यानी कि एक मैक्सटन ठाकुर नाम का लड़का था जो कि गुरुग्राम का ही निवासी था, उसके वहां जाकर उसने उसे थप्पड़ मारा था। उसके बाद मामला दोबारा तूल पकड़ने लग गया था। दोबारा से जो एल्विश यादव की तमाम जो फाइलें हैं, जो नोएडा पुलिस के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर बनने लगा कि तमाम वो जाते फिर से खुले। पुलिस ने मार्च में जब एल्विश यादव को और उसके तमाम साथियों को बुलाया, तो ये कह के बुलाया कि हम आपसे पूछताछ करेंगे, पूछताछ के बाद आपको छोड़ देंगे। एल्विश यादव को नहीं पता था कि उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। तकरीबन नोएडा पुलिस ने मार्च महीने में उससे 4 से 5 घंटे पूछताछ की थी। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो उसके साथ जो बाकी साथी थे, विनय कटियार, और उसके साथ जो सांपों को कहीं ना कहीं मुहैया कराते थे, जो बैंक्वेट हॉल बुक कराते थे, तमाम 7 लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया था। उसके बाद जो पुलिस ने 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें साफ तौर पर जिक्र था कि कैसे एल्विश यादव जो बड़े बड़े फार्म हाउस है, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें, तमाम ऐसे लोग अपने रसूख का फायदा उठाता था। और बार बार ये जिक्र किया भी जा रहा था कि जितने भी प्रतिबंधित सांप या कि जो भारत में जो सांप बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, उनके जब हुआ था, जब एफएसएल की रिपोर्ट में, जयपुर की एफएसएल रिपोर्ट में आया कि जो 49 के फार्म हाउस में जो सांपों का जहर मिला था वो किंग कोबरा का था। तो इससे और ये जो पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया था, क्योंकि जो एल्विश यादव कह रहा था इसमें कोई जहर नहीं था, और उसके तमाम जो साथी कह रहे थे उस डीबीएम में कोई जहर नहीं था। मगर जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। उसके बाद इन्होंने ये तमाम उसमें धाराएं जोड़ी। एल्विश यादव उसके साथियों को 7 दिन की जेल जाना पड़ा था। उसके बाद जो पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें तमाम तथ्यों को उन्होंने दर्शाया था कि किस तरीके से एल्विश यादव गुड़गांव से लेकर नोएडा के तमाम फार्म हाउस में पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था, सांपों की तस्करी कराता था। साथ ही साथ वो जो सपेरे होते थे, जो सांपों को एक तरीके से कह सकते हैं काबू करते हैं, उनको बुलाया जाता था। उनके पास किसी तरह का कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी तरह का कोई पहचान नहीं होता था। इसको लेकर तमाम चीजें चली। वही बार बार एल्विश यादव और उसके जो माता पिता वो ये कहते थे कि हमारे पास जो भी स्पोर्ट्स कार है या जो भी बड़े घर है वो उधार मतलब रेंटेड है। और एक तरफ एल्विश यादव अपने तमाम जो ब्लॉग्स होते उसमें साफ तौर पे कहता था कि ये मेरी नई गाड़ी है, ये मेरा नया घर है। तो अब जो एल्विश यादव 2 तरफा घिरते जा रहे हैं। एक तरफ वो अपने बयान में ये कहते हैं कि तमाम चीजें मैंने यूट्यूब के पैसों से कमाया, मगर अब जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि सारी चीजें रेंटेड है, तो कहीं ना कहीं जो ईडी है, ईडी ने कल जिस तरीके से उनसे
7-8 घंटे से ज्यादा से अधिक से समय से पूछताछ की, तमाम ऐसे सवाल पूछे। उनसे ये भी पूछा कि अगर आप इतने पैसे नहीं आए तो आपने 500 गज में इतनी बड़ी कोठी कैसे खड़ी कर ली, स्पोर्ट्स कार आपने कैसे ले लिया, क्योंकि देखिए कोई भी यूट्यूबर होता है उस पर अचानक इतना फंड नहीं आता कि वो स्पोर्ट्स कार ले ले, बड़ी बड़ी महंगी कार ले ले, अपने शौक बड़े पूरे करे। ऐसे में जब एल्विस यादव को जो ईडी ने इससे पहले जब समन भेजा था, उस टाइम वो यूके गया था और उसने जो नोएडा पुलिस से परमिशन ली थी। इस बीच जब फिर से 23 तारीख को यानी कि कल ईडी जब वो दफ्तर पहुंचा तो एल्विस यादव के जो हाव भाव के बिल्कुल बदले नजर आ रहे थे। बिल्कुल हाव भाव बदले हुए थे। ऐसे में एहसन, चूंकि देखिए तस्वीरें भी हमने लगातार दर्शकों को दिखाई और ईडी जब पूछताछ के लिए एल्विस यादव को बुलाई, एल्विस यादव पहुंचा भी और साफ तौर पर मीडिया के सामने उसने आके स्वीकारा कि मैं यूके में था, लेकिन जैसे ईडी ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया मैं एक बार में पहुंच गया। अपने पिता के साथ वो पहुंचे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही है कि इतना पैसा आया कहां से, चूंकि सांप के जहर तस्करी मामले में भी नाम है, थप्पड़ कांड उजागर हुआ था एल्विस यादव का, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग। चूंकि बिग बॉस में सीजन 2 में जब OTT सीजन 2 में वो आए तो विनर के तौर पर इतना कमाई तो नहीं होगी कि इतनी महंगी गाड़ियां और घर वो खरीद सके। बिल्कुल, लाइफस्टाइल को लेकर ईडी के अधिकारियों ने इनसे जवाब मांगा है और इस ब्यूरो में जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आखिर कैसे इतना बड़ा इतना महंगा लाइफस्टाइल, इतनी लग्जरी गाड़ियां, इतनी विदेश यात्रा, ये सारे सवाल ईडी के अधिकारियों ने किए हैं, लेकिन एल्विस यादव जवाब नहीं दे पाया है। जिस जवाब की उम्मीद ईडी के अधिकारियों ने की थी वो जवाब देने में नाकाम रहा है एल्विस यादव। और दूसरी बड़ी बात हम आपको बताएं कि जब एल्विस यादव ईडी के दफ्तर पहुंचा ना तो वो चीजें देखने वाली थी कि कहाँ वो महंगी लाइफस्टाइल और लग्जरी गाड़ियां, स्पोर्ट्स कार्स में घूमने वाला, विदेशी यात्रा करने वाला एल्विस यादव, और जब दफ्तर पहुंचा है तो होंडा की अमेज में अपने पिता और कुछ साथियों के साथ वो वहां पर आया हुआ था। तो यही एक पूरा सिनेरियो देखने वाला हो गया था कि कहाँ वो लाइफस्टाइल है और कहाँ ईडी के सामने जब हाजिर होना है तो होंडा की अमेज गाड़ी में आए हैं। साफ तौर पर अब किसी सारी चीजों के बाद, विदेशी फंडिंग के बाद, बैंक के खातों, इन सारी चीजों को देखते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस एल्विस यादव के खिलाफ दर्ज किया था। बिल्कुल, अब देखना ही होगा कि ईडी की तरफ से आगे किस तरह से और जांच प्रक्रिया तेज की जाएगी। ऐसे में गुलशन, जरा आप ये बताएं कि हरियाणा में चूंकि एल्विस यादव की काफी जो है वहां पर संपत्ति है, अभी आंकड़ों में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितनी संपत्ति हरियाणा प्रदेश में एल्विस यादव की है? कितने घर है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या कुछ संपत्ति है? देखिए, अभी इसका आंकड़ा तो एल्विस यादव की तरफ से भी नहीं दिया गया है। हालांकि जो कुछ जानकारी हमारे पास ये जरूर है कि वजीराबाद में जो उनका एक पुराना मकान है वो जरूर है, और एक अभी नया मकान जो है उन्होंने DLF में बनाया है। काफ़ी लग्जरी जो मकान है वो बनाया गया है और स्टिल्ट +4 यानी कि 4 फ्लोर बनाए गए हैं और नीचे पार्किंग बनाई गई है। लगभग 500 गज में ये मकान बनाया गया है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 10 से 15 करोड़ रुपए की उसकी कीमत आंकी जा रही है। और भी इस तरह की काफ़ी जो है संपत्ति एल्विस यादव के पास हो सकती है, क्योंकि जब ईडी के पास ये पुख्ता जानकारी मिली है, क्योंकि इसलिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है और इसलिए उन्हें जांच के लिए यहाँ बुलाया गया है। क्योंकि जिस तरह का वो अपना स्टाइल, जो उसकी लाइफ स्टाइल की बात करें तो जिस तरह की लाइफ स्टाइल वो जीता है उसमें वो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए तक की जो गाड़ियां हैं उन पर जो है वो लगातार अपनी फ़ोटो खिंचवाता हुआ नज़र आता है। या फिर हम कहें कि अगर उसके ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो लगातार वो भी अलग अलग लुक में वो नज़र आता है। और अगर हम उसके जो साथ में जो उसके दोस्त हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनका भी जो पूरा जो रहने का लाइफस्टाइल है वो भी एल्विस यादव की तरह ही नजर आता है। तमाम जानकारी के लिए महेंद्र, गुलशन और एहसन, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही कि आखिर इतना पैसा एल्विस यादव के पास कैसे और कहां से आ रहा है, जिसकी तलाश, जिसकी पूछताछ ईडी भी कर रही है। चूंकि ईडी कई सवाल एल्विस यादव से कर चुकी है, जिसका गोलमोल जवाब उन्होंने दिया। अब आगे देखना होगा कि ईडी किस तरह से अपनी जांच प्रक्रिया तेज करती है और तमाम सवालों के जवाब तलाशती है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।